चैनल। सो जस्ट प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें हमने बात किया था कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, नाउ टॉस को आगे कंटिन्यू करते हैं और बात करेंगे हम लोग टाइप ऑफ मटेरियल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, कौन कौन सा टाइप के मटेरियल होते हैं और कौन कौन सा टाइप के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी मटेरियल में। ठीक है, देखो वीडियो सिंपल सा होगा, छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो का लेंथ कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा। वैसे भी हमको वीडियो के लेंथ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, हमारा अभी मोटिव ये है कि हमको एसएससी जेईई के लिए प्रिपरेशन करना है। क्लियर? तो बिल्कुल एसएससी जेईई के हिसाब से वीडियो बनने वाला है। जितने भी कंटेंट आएंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से आएगा। तो वन बाय वन दोनों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। क्लियर? तो कौन कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टी होते हैं? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो, किसी भी मटेरियल में दो टाइप के प्रॉपर्टी होंगे। कौन कौन सा? एक तो होगा फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? देखो, किसी भी मटेरियल को अगर मैं देख के जो ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, ठीक है, किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी जो कि मैं देख के ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, वो क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, जो कि उसके फिजिकल अपीयरेंस होगा। देखो, ये क्या है, मेरे हाथ में एक मार्कर है। अब मेरे को इस मार्कर को देख के क्या क्या इसका प्रॉपर्टी पता चल रहा है? मेरे को इसका साइज पता चल जा रहा है कि हाँ इस लेंथ का है ये। ठीक है, मेरे को इसका कलर पता चल जा रहा है, टेक्सचर पता चल जा रहा है। क्या मेरे को इसका स्ट्रेंथ पता चल पाएगा केवल देख के? नहीं ना। क्या पता चल सकता है मेरे को? बस इसका साइज पता चल सकता है, शेप पता चल सकता है और कलर पता चल सकता है, टेक्सचर पता चल सकता है। तो जिन जिन चीजों को मैं आंख से देख के बता सकता हूँ वो क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, जो कि इसके फिजिकल अपीयरेंस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बात करें मैकेनिकल प्रॉपर्टी का, तो देखो किसी भी मटेरियल में अगर हम लोग मैकेनिकल फोर्स लगा के जो भी इसका प्रॉपर्टी है उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या होता है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। अब मैकेनिकल फोर्स मतलब केवल फोर्स नहीं होगा, फोर्स लगा के, ठीक है, उसको काट के, उसको ठोक के, पीट के, जला के, कुछ भी हम लोग क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करके जो भी उसका क्या कर रहे हैं? प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो किसी भी मटेरियल में कौन कौन से मैकेनिकल प्रॉपर्टी होते हैं? बहुत सारे होते हैं। इलास्टिसिटी होती है, प्लास्टिसिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है, ब्रिटलनेस होता है, हार्डनेस होता है, टफनेस होता है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी होता है। वन बाय वन हम लोग सबको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी का। ठीक है, नंबर 1 में डालते हैं इलास्टिसिटी। क्या होगा इलास्टिसिटी? सिंपल सा है, देखो, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल गेट डिफॉर्म व्हेन लोड इज अप्लाइड एंड इट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूविंग ऑफ लोड। क्लियर है? थोड़ा और समझते हैं। ये मेरा क्या हो गया? मटेरियल हो गया। ठीक है, कोई भी एक मटेरियल हो गया। मैं यहाँ पे सर्कुलर बात कर सकती हूँ, आप कोई से मटेरियल सकते हो। अब इसमें हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। जैसे इसमें फोर्स लगाया, ठीक है, क्या होगा? मटेरियल डिफॉर्म हो जाएगा, इलांगेट हो जाएगा। अब जैसे मैं फोर्स को हटाऊंगा वो वापस से अपने शेप में रिगेन हो जाएगा। क्लियर? रबर देखिए हम लोग, रबर क्या होता है? खींचते हैं, खिंचाता है, जैसे हम लोग छोड़ देते हैं वापस से क्या होता है? अपने शेप में आ जाता है। क्लियर? तो ये एकदम बेस्ट एग्जांपल है रबर, किसके लिए? इलास्टिसिटी के लिए, क्योंकि उसको हर कोई देखा होता है। इलास्टिक वाले कपड़े देखिए हम लोग, लोअर में होता है, टी शर्ट में होता है, सब में होता है। क्लियर? तो ये क्या है? इलास्टिसिटी है। ठीक, इलास्टिक की क्या है? इलास्टिसिटी। उसका नाम इलास्टिक क्यों पड़ा? क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। मतलब कि जैसे हम लोग फोर्स लगाए वो डिफॉर्म हुआ, जैसे फोर्स हटा दिए वो वापस से अपने शेप रिगेन कर लिया। क्लियर है? इवन आफ्टर रिमूविंग द फोर्स। तो ये क्या पता चल गया हमको? इलास्टिसिटी पता चल गया। अब सेकंड बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे याद रखना, क्या एग्जांपल दिया मैं आपको? रबर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रबर और स्टील, ठीक है, रबर और स्टील दोनों में कौन ज्यादा इलास्टिक है? ठीक है, किसके अंदर ज्यादा इलास्टिसिटी है? तो सोचो तो ये लगेगा ना कि रबर ज्यादा इलास्टिसिटी होगा, क्योंकि हम लोग रबर देखते हैं जितना खिंचाता है फिर वापस से अपने शेप रिगेन कर लेता है। बट याद रखना, रबर से ज्यादा स्टील इलास्टिक है। क्लियर? हम लोग नॉर्मली रबर को देख सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग हमारे पास इतना ताकत है कि हम लोग रबर को खींच सके। क्या हमारे पास इतना ताकत है कि स्टील को खींच सके? नहीं ना, इसलिए हम लोग कभी स्टील को ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। रबर में क्या होगा? हम लोग जितना खींचेंगे, खिंचाता है, बट
जैसे हम लोग छोड़ते हैं वो वापस तो आ जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, देखते हैं ना हमारा कपड़ा भी कैसे हो जाता है, लूज हो जाता है। हम लोग रबर बैंड पहनते हैं, वो भी कुछ टाइम के बाद खिंचा खिंचा के क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। तो रबर में क्या होता है कि कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लग जाता है, वो लूज होने लग जाता है। बट स्टील में क्या होता है, एज कंपेयर टू रबर, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है यानी कि जो परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो कम होने वाला है। इसलिए इलास्टिसिटी रबर से ज्यादा किसमें होने वाला है, स्टील में होने वाला है। क्लियर, याद रखना, इलास्टिसिटी इन स्टील मोर देन रबर। अब देख लेते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। तो इलास्टिसिटी का बात कर लिए, तो अब बात कर लेते हैं प्लास्टिसिटी का। ठीक है, दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। सेकंड में हम लोग बात कर लेते हैं प्लास्टिसिटी का। देखो इलास्टिसिटी में क्या हो रहा था, जैसे हम लोग फोर्स लगा रहे थे, फोर्स के कारण जो मटेरियल है वो डिफॉर्म हो जा रहा था, और जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, फोर्स को हटा दे रहे थे, वो वापस अपना शेप रिगेन कर लेता था। ठीक, तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी में क्या होगा, प्लास्टिसिटी किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है कि जैसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, मटेरियल में फोर्स लगा रहे हैं, मटेरियल तो क्या होगा, डिफॉर्म हो गई, नो डाउट। बट जैसे ही हम लोग क्या कर दिए, फोर्स को हटा दिए, वो वापस से अपना शेप रिगेन नहीं कर पाता। ठीक है, उसमें क्या आ जाता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो याद रखना, प्लास्टिसिटी में क्या होने वाला है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन आने वाला है। क्लियर, और इसमें क्या होगा, नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। इलास्टिसिटी क्या हो जा रहा है कि वापस अपना शेप रिगेन कर रहा है, बट प्लास्टिसिटी में कोई शेप रिगेन नहीं कर पा रहा, उसमें क्या आ जा रहा है, परमानेंट कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जा रहा है। क्लियर, चलो अब देख लेते हैं थर्ड क्या होगा। तो थर्ड है डक्टिलिटी। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। क्या होगा डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ठीक है, मतलब कि किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण हम लोग मटेरियल को खींच तान के क्या कर ले, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, मतलब कि यूनिएक्सियल डायरेक्शन डिफॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी मटेरियल को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच तान के क्या कर दे रहे हैं, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी। क्लियर, कोई भी मटेरियल फ्रैक्चर से पहले जितना ज्यादा क्या करेगा, खिंचाएगा, उसकी डक्टिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होने वाला है, परमानेंट डिफॉर्मेशन तो आने वाला है यूनिएक्सियल डायरेक्शन में। ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन तो आएगा ही, डिफॉर्मेशन तो आएगा ही, बट यूनिएक्सियल डायरेक्शन में, इन यूनिएक्सियल डायरेक्शन। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या हो गया, परमानेंट डिफॉर्मेशन इन यूनिएक्सियल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है। चलो ठीक है, और देख लेते हैं। याद रखना, डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, एबिलिटी होता है किसका, फ्लो का। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना है, तो इसमें क्या हो रहा है, डक्टाइल मटेरियल में एबिलिटी होता है फ्लो का। ठीक है, कोई भी मटेरियल अगर 5% से ज्यादा इलोंगेट हो रहा है, कोई भी मटेरियल किससे ज्यादा, 5% से ज्यादा इलोंगेट हो रहा है, तो उसको डक्टाइल मटेरियल बोल सकते हैं। 5 या 5 से ज्यादा। क्लियर, चलो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या क्या होगा इससे एग्जांपल। कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर वायर क्या है, कॉपर को हम लोग गला के क्या करते हैं, खींच तान के वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कॉपर वायर एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, याद रखना, स्टील के जितने भी वेरिएंट है, मतलब कि माइल्ड स्टील, HYSD, TMT बार, जितने भी है, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसमें होगा, माइल्ड स्टील में। ठीक है, माइल्ड स्टील क्या होता है इसका ग्रेड, Fe250। ठीक है, तो स्टील के जितने भी वेरिएंट है, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी माइल्ड स्टील में आने वाला है। क्लियर, परमानेंट डिफॉर्मेशन इन यूनिएक्सियल डायरेक्शन। चलो ये भी हो गया, बात कर लेते हैं चौथा। तो हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है ब्रिटलनेस। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ब्रिटलनेस।
सीधी बात मैं बताऊं तो ब्रिटलनेस क्या होता है, किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल जैसे इसमें क्या लगा, फोर्स लगा, अपने आप टूट जाता है, मतलब सडन फेलियर आता है। ठीक है, तो इसको याद रखने का सही तरीका क्या है, या समझाने का सही तरीका क्या है कि इसमें क्या होने वाला है, सडन फेलियर। सडन फेलियर टैक्टाइल मटेरियल में क्या हो रहा था, वो खिंचाते चले जा रहा था। ठीक है, उसमें फेलियर आ रहा था बट एक टाइम के बाद आता है। इसमें क्या होने वाला है, सडन फेलियर। ऐसा मटेरियल जिसपे सडन फेलियर हो जाता है, इवन उसका कोई प्लान फिक्स नहीं होता कि वो कहां से टूटने वाला है, बस वो टूट जाता है। एग्जांपल के तौर पे चौक। ठीक है, चौक में हम लोग जैसे भी क्या करते हैं, मान लो चौक है, अगर मैं उसका से मारूं तो वो टूट जाएगा। ठीक है, अचानक से टूटेगा, और कहां से टूटेगा, मतलब यहां से टूटेगा, इधर से टूटेगा या नीचे से टूटेगा, ये भी हमको नहीं पता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल याद रख लो, चौक। ठीक है, और ग्लास भी एक एग्जांपल हो गया। ठीक, स्टोन का भी नहीं पता। ठीक है, हालांकि स्टोन को अपन मारेंगे तो नहीं टूटेगा, बट मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे तो पक्का टूट जाएगा। मतलब हम लोग एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाएगा, इवन हमको ये भी नहीं पता रहेगा कहां से टूटने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल हो गया, बहुत से एग्जांपल है। ठीक है, चलो चौथा हो गया। पांचवा बात कर लेते हैं मेलेबिलिटी का। डक्टिलिटी हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, पांचवा बात कर लेते हैं मेलेबिलिटी का। ठीक है, मेलेबिलिटी मतलब कि किसी भी मटेरियल, देखो डक्टिलिटी में क्या हो रहा था, उसमें यूनिएक्सियल डायरेक्शन में क्या हो रहा था, डिफॉर्मेशन आ रहा था। मेलेबिलिटी में क्या होगा, इसको एक सीट के फॉर्म में डिफॉर्म होगा। कोई भी मटेरियल को गला के, जला के, ठोक पीट के अगर हम लोग एक सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, मेलेबिलिटी होने वाली है। क्लियर है, याद रखना, ड्रॉन इनटू या फिर कन्वर्टेड इनटू सीट फॉर्म। ठीक है, कोई से भी मटेरियल को मैकेनिकल फोर्स के द्वारा अगर हम लोग क्या कर ले रहे हैं, सीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो मेलेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है, चलो 5 हो गया। अब छठवां देखते हैं क्या है, टफनेस। ठीक है, तो छठवां प्रॉपर्टी, पहले छठवां हार्डनेस देख लेते हैं, उसका टफनेस बात करेंगे। तो ये हो गया हार्डनेस। ठीक है, क्या होगा हार्डनेस, देखो हार्डनेस को हम लोग डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस टू स्क्रैच। ठीक है, हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो कि कैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस टू स्क्रैच। टू स्क्रैच। ठीक है, अगर मेरे को इस मटेरियल का या फिर इस मटेरियल का क्या पता करना है, हार्डनेस पता करना है, तो मैं कैसे करूंगा, इसमें स्क्रैच करूंगा। किसी भी मटेरियल में अगर मेरे को हार्डनेस पता करना है तो उसमें स्क्रैच करके देखूंगा। अगर स्क्रैच हो गया मतलब वो कम हार्ड था, और स्क्रैच नहीं हो पाया मतलब वो हार्ड मटेरियल है। क्लियर है, तो याद रखना हार्डनेस क्या है, रेजिस्टेंस टू स्क्रैच। हार्डनेस टफनेस सेम वर्ड लगता है ना, दोनों का मीनिंग सेम होगा, सेम टाइप का लगता है, नाम से तो लगता है बट सेम बिल्कुल भी नहीं है। हार्डनेस क्या है, रेजिस्टेंस टू स्क्रैच है, और टफनेस क्या है, रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोड है। ठीक है, बाद में देखते हैं उसको, पहले अभी हार्डनेस में रहते हैं। तो टफेस्ट मटेरियल क्या होगा, यानी कि हार्डेस्ट मटेरियल क्या होगा, हार्डनेस की बात कर रहे हो तो हार्डेस्ट मटेरियल, ठीक है, डायमंड। ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल क्या है, डायमंड है। क्लियर, ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग टफनेस। कौन सा नंबर का चाहिए, 7 नंबर का था। ठीक है, क्या बताया मैंने, टफनेस क्या होगा, हार्डनेस था रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, और टफनेस होने वाला है रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोड। यहां पे लिख लेते हैं डायरेक्ट, रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट लोड। क्लियर, जैसे मैं इस बोर्ड का हार्डनेस पता किया था कैसे, स्क्रैच करके, अगर मेरे को इसका टफनेस पता करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें इंपैक्ट लोड लगाऊंगा। क्लियर, इंपैक्ट लोड मतलब सडन लोड, हैमर से या किसी से भी इसमें क्या करूंगा, मैं सडन लोड लगाऊंगा। तो क्या पता चल जाएगा मेरे को, टफनेस पता चल जाएगा। अगर ये ब्रेक हो गया, डिफॉर्म हो गया, मतलब कि टफनेस कम था और नहीं हो पाया, मतलब कि टफनेस ज्यादा हो गया इसका। क्लियर, चलो ठीक है,
तो टफनेस को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो याद रखना टफनेस इज एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, थोड़ा और समझ लेते हैं, पहले लिख लेता हूं। टफनेस क्या है, एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, अप टू क्लियर। सभी मटेरियल की क्या बनने वाला है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। तो अगर हमको किसी का टफनेस निकालना है तो क्या करेंगे, उसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी इसके स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया आएगा कहां तक का, अप टू पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर तक का, वही इसका क्या होगा, टफनेस होगा। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए अभी तक 7 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अब बात कर लेते हैं अगले का, कहते हैं 8वां प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेंथ। देखो अब स्ट्रेंथ क्या होता है, सिंपल सा बात है, जो मटेरियल जितना ज्यादा स्ट्रेस कैरी कर सकता है, जितना ज्यादा स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकता है फेलियर से पहले तक का, वही उसका क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, इस बोर्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ये बोर्ड फेलियर से पहले जितना ज्यादा क्या कर रहे हैं, लोड को रेजिस्ट कर ले, स्ट्रेस को रेजिस्ट कर ले, वही इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या सिंपल सा लिख देते हैं अपन, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, टू स्ट्रेस। क्लियर। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, ये हमारा लास्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी, स्टिफनेस। क्या होगा स्टिफनेस, क्या देखना, स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन अंडर एप्लीकेशन ऑफ लोड या फिर अंडर द एक्शन ऑफ लोड। क्लियर, सिंपल सा चीज है, किसी मटेरियल का स्टिफनेस क्या होता है कि वो लोड के कारण कितना ज्यादा डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा है। थोड़ा देर में और समझ में आएगा। याद रखना स्टिफनेस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कि स्टिफनेस को कैसे डिनोट करते हैं, तो ये क्या होगा, फोर्स अपॉन में डिफॉर्मेशन। जितना ज्यादा वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर ले अंडर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वही इसका क्या है, स्टिफनेस है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको क्या पता है कि P तो कांस्टेंट है, हमको पता है ना कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो P कांस्टेंट है क्योंकि हमको पता है। तो जो स्टिफनेस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है डिफॉर्मेशन पे। यहां सब लिख सकते हैं K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन। मतलब कि डिफॉर्मेशन जितना ज्यादा आएगा उसका स्टिफनेस उतना ही कम होगा। क्लियर है, मतलब जितना कम स्टिफ मटेरियल है उसमें उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन आने वाला है, और जो स्टिफ मटेरियल होता है उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आता। ठीक है, मतलब जो ज्यादा स्टिफ है उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आता, ये तो हमको पता ही है। क्लियर। तो ये सिंपल से नोट क्या थे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थे। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बने, ठीक है, मान लो अगर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया एग्जाम में, तो आपको इतने पॉइंट में कवर हो जाएगा वो चीज। क्लियर। चलो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मटेरियल का। क्लियर, तो देख लेते हैं टाइप ऑफ मटेरियल। देखो सबसे पहली बात करते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए। ठीक है, सबसे पहला टाइप कौन सा है, आइसोट्रोपिक। तो नाम देते हैं 1 आइसोट्रोपिक। क्लियर, आइसो मतलब सेम और ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो ऐसे प्रॉपर्टी को आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बोलेंगे जिसमें एट अ गिवन पॉइंट हर डायरेक्शन में क्या होगा, प्रॉपर्टी सेम होगा। थोड़ा और समझते हैं। अ मटेरियल इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक इफ एट अ गिवन पॉइंट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या मान लेते हैं, ये कोई मटेरियल है। ठीक है, ये एक मटेरियल है, इससे किसी भी गिवन पॉइंट पे, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां, ठीक है, हर एक डायरेक्शन पे जो प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। किसी भी डायरेक्शन में अगर प्रॉपर्टी यहां पे E1 है तो यहां भी क्या होना चाहिए, E1 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 E1। क्लियर। एट एनी गिवन पॉइंट द प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, देन इट्स सेड टू बी आइसोट्रोपिक।
अगर मान लो यहाँ पे E2 प्रॉपर्टी है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए E2, ठीक है, यहाँ भी E2, यहाँ भी E2, हर डायरेक्शन में जितने भी डायरेक्शन है सब जगह सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे क्या है E3 तो यहाँ भी क्या होना चाहिए E3, क्लियर, E3, सिंपल सा था। एट एनी गिवन पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन डेफिनेशन, एट एनी गिवन पॉइंट प्रॉपर्टी इज सेम is same in all direction। क्लियर, एग्जाम्पल के लिए याद रखना स्टील, स्टील क्या है आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, क्लियर है, सिंपल सा था। चलो अब आइसोट्रॉपिक हो गया, इसके बाद बात कर लेते हैं जस्ट इसका उल्टा एन आइसोट्रॉपिक। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं दूसरा एन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, एन आइसोट्रॉपिक देखो नाम से क्लियर हो गया कि ये आइसोट्रॉपिक का क्या होने वाला है, एंटी होने वाला है, ठीक, इसका उल्टा होने वाला है। तो आइसोट्रॉपिक क्या हो रहा था, एट एनी गिवन पॉइंट प्रॉपर्टी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो एनिसोट्रॉपिक में क्या होगा, एट एनी गिवन पॉइंट प्रॉपर्टी इज नॉट सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि ये अगर मेरा कोई मटेरियल है तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखूं तो इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो हर डायरेक्शन में क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर यहाँ पे E1 है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, E2 होने वाला है, यहाँ E3 होने वाला है, यहाँ E4 होने वाला है, क्लियर। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन पे जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं अगला, इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, होमोजीनियस। तो थर्ड है हमारा होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस मटेरियल। क्या होगा होमोजीनियस में, देखो अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक में, थोड़ा ध्यान से समझना। फिर से हम लोग क्या करते हैं, ये एलिमेंट हो गया, ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिर से क्या किए, अलग अलग पॉइंट कंसीडर कर लिए, जैसे आइसोट्रॉपिक में किए थे। अब आइसोट्रॉपिक में क्या हो रहा था कि किसी भी पॉइंट में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सेम है हर एक डायरेक्शन में, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब कि अगर मैं बात कर रहा हूँ इस डायरेक्शन का तो इसी डायरेक्शन में, क्लियर। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में तो पूरे के पूरे मटेरियल के किसी भी पॉइंट में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस को समझना। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम था, अब इसमें किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। इसमें क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में हो रहा है। अगर बात करें इस डायरेक्शन में, तो अगर इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, E2, तो इस डायरेक्शन में भी क्या होने वाली है, इस पॉइंट पे भी सेम डायरेक्शन में E2 होने वाली है, इस पॉइंट पे भी सेम डायरेक्शन में E2 ही होगा, इसमें भी क्या होगा, E2 होगा, तब जाके क्या बनेगा, होमोजेनियस मटेरियल। सेम अगर बात कर ले इस डायरेक्शन में, तो यहां भी क्या होने वाला है, E3 है तो सभी पॉइंट पे E3, क्लियर। इस चीज को ध्यान से याद रखना क्योंकि कंफ्यूजन होगा, आइसोट्रॉपिक और होमोजेनियस में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो समझना इसके ध्यान से। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं, एट एनी गिवन पॉइंट, सॉरी एट एनी गिवन डायरेक्शन, एट अ गिवन डायरेक्शन प्रॉपर्टी इज सेम in each point, क्लियर है। हाँ याद रखना होमोजेनियस में जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है,
होमोजेनियस मटेरियल में जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है। तो लिख लेते हैं होमोजेनियस मटेरियल है जीनस मटेरियल है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्लियर? तो ये था होमोजेनियस। तो हमारा आइसोट्रॉपिक हो गया, एनाइसोट्रॉपिक हो गया, होमोजेनियस हो गया। अब लास्ट में देख लेते हैं ऑर्थोट्रॉपिक। अलग से लिख लेते हैं इसको भी। फोर्थ क्या है? ऑर्थोट्रॉपिक। ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या होता है? ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल देखो यहां पर भी हम थोड़ा सा वर्ड से समझते हैं। पहला क्या है? ऑर्थो और दूसरा क्या है? ट्रॉपिक। ऑर्थो मतलब क्या होता है? ऑर्थो मतलब थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ऑर्थो मतलब होता है थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन और ट्रॉपिक मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल फोर्स। क्लियर? तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल ऐसे मटेरियल जिनका थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं है। क्लियर? A material is said to be orthotropic if the property in three mutually perpendicular direction is not same। मतलब कि ये हमारा क्या हो गया? एक ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल हो गया। अब इसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हमारा एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये क्या हो गया? जेड डायरेक्शन। ये है थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में E1 E2 और E3। क्लियर? E1 is not equal to E2 is not equal to E3। तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो सेम नहीं होगी, तब ये क्या हो जाएगा? ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल सा था। एग्जांपल पे याद रख लो वुड। तो अब यहाँ पे हम लोग चारों टाइप के मटेरियल देख लिए। ठीक है, कौन कौन सा था? आइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक, होमोजेनियस एंड ऑर्थोट्रॉपिक। कंफ्यूजन आपको कहाँ का आएगा? आइसोट्रॉपिक में आएगा और होमोजेनियस में आएगा। तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है। एक में बात होता है कि केवल एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट को देख लो वहां पे प्रॉपर्टी सेम मिलेगा, जो क्या है? होमोजेनियस। अब दूसरा होता है आइसोट्रॉपिक। उसमें क्या होने वाला है कि पूरे के पूरे एलिमेंट में, मतलब पूरे मटेरियल में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर पूरा E1 है तो इसमें भी क्या होगा? हर डायरेक्शन में E2 होगा हर जगह। तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोट्रॉपिक बोलेंगे। अब ये हो गया हमारा ऑर्थोट्रॉपिक। तो टाइप ऑफ मटेरियल भी कंप्लीट हो गया हमारा और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल भी कंप्लीट हो गया हमारा। चलो अब देखते हैं। देखो हम लोग पहले इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में क्या क्या बात किए थे? स्ट्रेस का और स्ट्रेन का बात किए थे। स्ट्रेस पूरा कंप्लीट हो गया था, स्ट्रेन पूरा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग थोड़ा सा ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन क्या होता है। ठीक, वैसे एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, बट एक बार ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं, क्या पता आ जाए। ठीक है, तो बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको पढ़ना है, कोई डेरिवेशंस का नहीं करने वाले हैं। बस दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं, दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं और आज का जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या क्या है, ये दोनों क्या है, बेसिक से दोनों का डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम में अभी तक आया नहीं, बट क्या पता आ जाए, इसलिए हम लोग केवल उतनी ही बात करेंगे जितना इस पॉइंट के हिसाब से, मतलब इस एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो देखो स्ट्रेस तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हमको क्या पता है स्ट्रेस क्या होने वाला है, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और रेजिस्टिंग फोर्स किसके बराबर होता है? इक्विलिब्रियम के केस में रेजिस्टिंग फोर्स इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स, तो इसकी क्या लिख सकते हैं? P by A भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब स्ट्रेस को समझने के लिए हम लोग क्या किए, स्ट्रेस को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक सर्कुलर बार मेथड किए थे, फिर से कर लिया मैं। ये क्या है, इसका ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, फोर्स लगने से पहले का कंडीशन यानी कि ओरिजिनल लेंथ, और इसका डायमीटर है, ये क्या है, ओरिजिनल डायमीटर, जिसको नाम देते हैं डी। चलो यहाँ पे लिख लो, डी क्या है, सॉरी डी क्या है, ओरिजिनल डाया। ठीक, एंड एल ओ क्या है, ओरिजिनल लेंथ। क्लियर?
अब मैं क्या करता हूँ, इसमें फिर से टेंसाइल फोर्स लगाता हूँ। चलो लगा लो टेंसाइल फोर्स। ये क्या है, नॉर्मल टेंसाइल फोर्स P। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या किया, P फोर्स लगा दिया, क्या हो जाएगा, मटेरियल इलोंगेट हो जाएगा। चलो मटेरियल डिफॉर्म हो गया, इलोंगेट हो गया। इलोंगेशन के कारण इसका लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया और डायमीटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब एक बात बताओ कि जैसे इसमें मैं फोर्स लगाया, उसके बाद जो भी डिफॉर्मेशन आया, जो भी इलोंगेशन आया, क्या वो सडन चेंज था? ठीक है, जो भी डिफॉर्मेशन था वो सडन डिफॉर्मेशन था क्या? नहीं था ना, सडन कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सब क्या हुआ है, ग्रेजुअली हुआ है। क्या इसका जो लेंथ ऐसा था, जैसे मैं फोर्स लगाया डायरेक्ट ऐसा हो गया होगा, डायरेक्ट बढ़ गया होगा, या फिर जो डायमीटर आगे है फोर्स लगाने के बाद डायरेक्ट इतना छोटा हो गया होगा? नहीं हुआ होगा ना। जो भी चेंजेस आया होगा, जो भी डिफॉर्मेशन आया होगा, वो कैसा आया होगा, ग्रेजुअली आया होगा, धीरे धीरे आया होगा। क्लियर? कुछ इस टाइप का आया होगा। ठीक है, ऐसा कुछ चेंज आया होगा। अब देखो इस कंडीशन में मेरे को क्या, दो डायमीटर मिल रहा है। कौन कौन सा? एक तो सबसे पहले डीओ, जो कि क्या है, ओरिजिनल डायमीटर है, और दूसरा क्या है, ये डी आई। इसको नाम क्या दूंगा मैं, डी आई। डी आई नाम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि क्या है, इंस्टेंट हो रहा है। ठीक है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है उस पर्टिकुलर पॉइंट का डायमीटर, यानी कि इंस्टेंट डायमीटर। सेम इस लेंथ का नाम दे देते हैं एल आई। एल आई क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंस्टेंट लेंथ है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको क्या चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, उस समय पे ये लेंथ है। तो यहाँ पे हमको दो डायमीटर मिला। कौन कौन सा? एक तो था ओरिजिनल डायमीटर और एक क्या मिला, इंस्टेंट डायमीटर। तो जाहिर सी बात है, जब दो डायमीटर है तो एरिया भी दो निकलेगा। पहले नाम दे देते हैं हम लोग ए नॉट या फिर ए ओ, जो कि क्या है, ओरिजिनल एरिया। ठीक है, ओरिजिनल एरिया। ये किसे करना आया, ओरिजिनल डायमीटर करना आया, तो लिख लो यहाँ पे डी ओ का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला, पाई बाई 4 डी ओ का स्क्वायर। और दूसरा क्या मिला, इंस्टेंट एरिया, यानी कि बाई 4 डी आई का स्क्वायर। क्लियर? दो एरिया मिला। अब देखो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, P बाई ए। P तो हमको पता है क्योंकि हम लोग फोर्स खुद अप्लाई कर रहे हैं, ये अप्लाइड फोर्स तुमको पता है। ठीक है, एरिया हमारे पास दो है। कौन कौन सा? एक तो है ओरिजिनल एरिया और दूसरा है इंस्टेंट एरिया। अगर मैं यहाँ पे रख दूं ओरिजिनल एरिया, ठीक है, ओरिजिनल एरिया मतलब कि जिस कंडीशन में बार हमको मिला था, जिस कंडीशन में बार का जो डायमीटर हमको पता था, उस कंडीशन का एरिया। अब एक बात बताओ, अगर मैं फोर्स अपॉन में क्या करूं, ओरिजिनल एरिया निकालूं या फिर ओरिजिनल एरिया रखूं, तो यहाँ पे ओरिजिनल एरिया निकालना बहुत आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि जब हमको बार मिला था तब हम लोग उसका डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर निकाल सकते हैं, या फिर हमको डायमीटर दिया गया होगा। ठीक है, कि इतना mm का बार है, 100 mm का, 150 mm का बार है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रखे। ठीक है, बार का जो डायमीटर है डायरेक्ट इस फॉर्मूला में रखे, डायरेक्ट उसके बाद इस फॉर्मूला में रखे, हमको क्या मिल गया, स्ट्रेस मिल गया। बहुत ही इजी सा प्रोसीजर था, सिंपल सा था। अब क्योंकि ये इतना इजी प्रोसीजर था, इसलिए जब जब हम लोग इंजीनियरिंग पर्पस में यूज करेंगे, डायरेक्ट इसी एरिया को कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये निकालने में इजी होता है। अब दूसरा क्या होता है, इंस्टेंट एरिया। अब एक बात बताओ, कितने बार निकालो एरिया को? अगर मान लो स्ट्रेस हमको यहाँ तक निकालना था तो यहाँ के एरिया, फिर यहाँ निकालना हो तो यहाँ पे एरिया, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे एरिया, मतलब हर एक समय पे एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इंस्टेंट एरिया निकालना मतलब एक टेडियस वर्क है। ठीक है, एक मेहनत वाला काम है। तो दो अलग अलग एरिया मिल गया, ये इजी काम था। ठीक है, आसान था, आसानी से निकाल लिए, इसलिए इंजीनियरिंग पर्पस में कौन सा यूज हुआ, ये हुआ। तो जब जब हम लोग P बाई ए ओ करेंगे, मतलब ओरिजिनल एरिया करेंगे, जो कि इजी है। ठीक है, इजी है तो क्या होगा, इंजीनियरिंग पर्पस में यूज होगा। तब तक हम लोग इस स्ट्रेस को क्या नाम देंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, जो ओरिजिनल एरिया के कारण स्ट्रेस आया वो क्या हो गया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। क्यों हो गया? क्योंकि बहुत इजी था। अब जब जब हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेंट एरिया को रख रहे हैं। अब इंस्टेंट एरिया को रख तो रहे हैं, है ये काम मेहनत का, बट देखो इंस्टेंट एरिया में एरिया की वैल्यू क्या है, एकदम एक्यूरेट आने वाली है। जिस पॉइंट पे हमको स्ट्रेस निकालना है, उस पॉइंट पे अगर ये एरिया की वैल्यू रखे तो जो आंसर आएगा वो एकदम एक्यूरेट आएगा। उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा होगी। वो वैल्यू कौन सा देगा, ट्रू वैल्यू देगा। तो ट्रू वैल्यू देगा, इसलिए इस स्ट्रेस का नाम क्या हो जाएगा, ट्रू स्ट्रेस। ठीक है, कब? जब हम लोग इंस्टेंट एरिया को यहाँ पे पुट करेंगे, इंस्टेंट एरिया को पुट करें तो जो भी वैल्यू आया वो ट्रू वैल्यू आया, एक्यूरेसी ज्यादा थी, इसलिए इसका नाम क्या दे दिए, ट्रू स्ट्रेस दे दिए। सिंपल सा था, ये सिंपल था, इजी था, निकालने में आसानी था।
तो इसलिए इंजीनियरिंग पर्पस में किसको यूज कर रहे हैं हम लोग, हर बार इसको कर रहे हैं। इसलिए इसके कारण जो भी स्ट्रेस आ रहा है उसका नाम क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। हम लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं, बट इसको नहीं निकाल पाएंगे। कितने बार करेंगे, अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो कहां से लाओगे आप स्टैंड एरिया। अगर आपको पूछ दिया कि बताओ ट्रू स्ट्रेस, ठीक है, आपके पास 50 mm का बार है, 5 किलोमीटर का लोड लग रहा है जिसका लेंथ है कुछ, ठीक है, 5 मीटर 6 मीटर जो भी दे दिया लेंथ दे दिया है। अब आपको क्या निकालना है, ट्रू स्ट्रेस निकालना है। निकाल पाओगे, फोर्स तो आपको दिया है, बट इंस्टेंट एरिया कहां से लाओगे, नहीं ला पाओगे ना। इसके लिए भी क्या है, एक जुगाड़ है, एक फॉर्मूला है। मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, फॉर्मूला को डायरेक्ट पुट करा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मान लो क्वेश्चन में पूछता है कि स्ट्रेस निकालो, जब जब क्वेश्चन में पूछा स्ट्रेस निकालो, हर बार वो इस स्ट्रेस की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया कि ट्रू स्ट्रेस निकालो, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला का यूज करोगे। ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू में 1 प्लस स्ट्रेन, ठीक है, 1 प्लस क्या, नॉर्मल स्ट्रेन। ठीक है, तो दो फॉर्मूला मिल गया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकालने के लिए ये फॉर्मूला और इंजीनियरिंग स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेस निकालने के लिए ये फॉर्मूला। क्लियर, ठीक है। जैसे अभी हम लोग बात किए स्ट्रेस का, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस, अब सेम देख लेते हैं ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, देखो यहां पे मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या क्या है, क्योंकि जो फंडा है वो सेम है। ठीक है, जो स्ट्रेस के लिए फंडा था सेम क्या होगा, स्ट्रेन के लिए भी होगा। इंजीनियरिंग स्ट्रेन आपको कहां से मिलेगा, जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो ओरिजिनल लेंथ था, जो ओरिजिनल डाया था, उसके कारण जो भी स्ट्रेन आ रहा है वो क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। और जो इंस्टेंट वैल्यू से आ रहा है, मतलब इंस्टेंट आया, इंस्टेंट लेंथ के कारण क्या आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, वो ट्रू स्ट्रेन है। क्लियर, तो यहाँ पे ज्यादा तो वीडियो को लेंथ ना बढ़ा के हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करेंगे, क्योंकि फंडा हमको पता चल गया। अब जो काम आएगा वो केवल फॉर्मूला काम आने वाला है। तो देखो सबसे पहले बात कर रहे थे इंजीनियरिंग स्ट्रेन, जो कि हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे। क्या होता था, चेंज इन लेंथ, ठीक है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, या फिर चेंज इन डाया डिवाइड बाय ओरिजिनल डाया। यहां पे हमने किसका बात किया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। ठीक है, इसलिए क्या आ गया फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। अब बात कर लेते हैं ट्रू स्ट्रेन क्या होगा। यहां पे लिख देता हूं ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला, एप्सिलॉन टी लॉग ऑफ 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, इंजीनियरिंग स्ट्रेन का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम उस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, इस फॉर्मूला से ट्रू स्ट्रेन मिल जाएगा। क्लियर, तो हो गया मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हो गया टाइप ऑफ मटेरियल, हो गया, एंड लास्ट में इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, ये भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है, तो वैसे 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में, देन उसके बाद जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा। क्लियर, जो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं की हो तो अभी तक कर दो। थैंक यू।